हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के पिछले भाग के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, हम इसे जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से जो अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या की माप उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। उसको समझने के लिए मैंने ये एक पृष्ठ लिया है। मान लेते हैं कि ये कोई एक पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या की जो माप होगी वही इस पृष्ठ से क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ये कैसे आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, आगे चलकर हम लोग जब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र जानेंगे तो उसकी सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। और वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से निरूपित करते हैं। फाई क्या है, एक ग्रीक भाषा का एक लेटर है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एबीसीडी होता है उसी तरीके से फाई जो है ग्रीक भाषा का एक लेटर है, अक्षर है। ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है, यह वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत रखे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई के समानुपाती होता है। कहने का अर्थ है किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो तो उस पृष्ठ पर क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो हो गया वो अनुक्रमानुपाती क्या है, क्षेत्र की तीव्रता के। इसको समीकरण 1 हम कर लेते हैं। और जो नंबर 2 है वो कहता है यह वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत रखे पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल ए के समानुपाती होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत जो रखा हुआ पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए के समानुपाती होगा उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इस प्रकार से इसको भी गणितीय रूप में लिख लेते हैं, फाई ई समानुपाती ए। तो समीकरण 2 इसको कर लेते हैं। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मिलाते हैं तो हमें फाई ई समानुपाती या अनुक्रमानुपाती ई ए मिल जाता है। अब आगे हल करते हैं तो फाई ई बराबर के ई ए आता है। मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटने पर एक नियतांक, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटने पर एक नियतांक कैपिटल के जुड़ गया। अब यहां पर देखिए, जहां कैपिटल के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कैपिटल के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और जिसका मान अगर हम एमकेएस पद्धति में फाई ई का मान रखें, एमकेएस या एसआई पद्धति में, तो फाई ई का मान, ई का मान, ए का मान हम एमकेएस या एसआई पद्धति में रखें तो के का मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम जब इस समीकरण में के का मान ए रख देते हैं तो फाई ई बराबर हमें ई डॉट ए मिल जाता है। यही क्या हो जाता है आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। मतलब कि अगर कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा हुआ है, अभिलंबवत, क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हुआ है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा या उस पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई ई बराबर ई डॉट ए के बराबर होगा। मतलब उस पृष्ठ पर जो क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स को हम समझ सकते हैं और इसको हम चित्र के अनुसार भी समझ सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने फिगर में दिखाया है, चित्र में दिखाया है कि यहां पर एक पृष्ठ है और वो जो है क्षेत्र के अभिलंबवत स्थित है। मतलब
कि इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो क्या है, अभिलंबवत निकल रही हैं। देखिए मैंने यहां पर दिखाया है ना कि जितने भी क्षेत्र रेखाएं हैं या बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकल रही हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस पृष्ठ से संबद्ध या इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा, फाई ई बराबर ई डॉट ए के बराबर होगा। इसी चित्र को मैंने यहां पर दिखाया है, यहां पर इस पृष्ठ को मैंने त्रिविमी आकृति दी हुई है और इसमें एक सरल रेखा के द्वारा निरूपित किया है। तो इस सरल रेखा के द्वारा इस पृष्ठ को ही निरूपित किया है, मतलब ये पृष्ठ ही है और इस पृष्ठ का ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत एक वेक्टर खींचा जाता है जिसकी लंबाई क्या होती है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर होती है और उसको यहां पर मैंने कैपिटल ए से निरूपित किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो क्या है, क्षेत्र के अनुदिश है, या आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर और क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो इस स्थिति में उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर ई डॉट ए के बराबर होगा। अगर सवाल ये आता है कि अगर जो पृष्ठ है वो क्षेत्र के अभिलंबवत न रखा हो तो वैद्युत फ्लक्स की गणना हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक दूसरा चित्र है जिसे हम समझ सकते हैं। इस चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं जिसके बीच क्या है, एक पृष्ठ रखा हुआ है जो क्षेत्र के अभिलंबवत नहीं है, वो क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आप देख सकते हैं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो हम इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस क्षेत्रफल वेक्टर का घटक लेंगे। कौन सा घटक, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घटक, मतलब कि क्षेत्रफल वेक्टर का जो परिमाण हम लेते थे ए, ई डॉट ए में वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए, वहां पर अब हम क्या लेंगे कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसका वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घटक लेंगे। तो इसी को देखो सरल तरीके से मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है कि ये पृष्ठ है और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ये है। अब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर का जब हम वियोजन करते हैं तो एक क्षेत्र के अनुदिश घटक मिलता है ए कॉस थीटा और एक क्षेत्र के अभिलंबवत घटक मिलता है ए साइन थीटा। हमें जरूरत किसकी है, क्षेत्र के अनुदिश घटक का, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यह कहती है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो हम उसी घटक को लेंगे जो क्या होगा, क्षेत्र के अनुदिश होगा, जो आपका क्षेत्र की दिशा में होगा। तो ए कास थीटा क्या है, आपका क्षेत्र के अनुदिश घटक है। तो इसलिए हम लोग फाई बराबर ई डॉट ए वाले फार्मूला में हम लोग ए के स्थान पे क्या लेंगे, अब ए कॉस थीटा। ठीक, तो हमें सूत्र क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। और ई डॉट ए कॉस थीटा होता क्या है, ये अदिश गुलन है। आप लोगों को सदिश और अदिश गुलन कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, अदिश गुलन। तो इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, मतलब दो सदिशों का अदिश गुलन है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के अभिलंबवत न रखा हो तो उससे वैद्युत फ्लक्स की गणना हम कर सकते हैं फाई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा से। यहां पर थीटा क्या है आपका, ई और ए, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण। ये ध्यान रखिएगा कि जो थीटा का मान होगा वो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। तो आप देखिए कि फाई ई बराबर ई डॉट ए जब आप रखते हो तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका क्या होता है, ए का, ए क्या है, क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हो जाता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम इस तरीके से समझ सकते हैं और वीमा भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है इन फ्यूचर और वीडियो बनाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय का कथन क्या है या स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध अथवा घिरे
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी किसी भी आकृति का कोई बंद पृष्ठ है, जैसे कि घन है, घनाभ है, कोई गोला है, किसी भी आकृति का कोई बंद पृष्ठ है, तो उस बंद पृष्ठ से जो निर्गत या निकलने वाला या गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। कहने का अर्थ यह हो गया कि किसी बंद पृष्ठ से अगर घिरा हुआ कुल आवेश Q हो, मतलब कोई घन है या घनाभ है या किसी भी रैंडम आकृति का कोई बंद पृष्ठ है, उससे घिरा हुआ कुल आवेश कितना है Q, तो उस पृष्ठ से जो संबद्ध या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई Q बराबर ε0 होगा। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, इसका सत्यापन करना है, इसको प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक कोई बंद पृष्ठ है। उदाहरण के तौर पे हम एक गोला ले लेते हैं और उस गोले के केंद्र पर या कह लीजिए उस गोले के भीतर क्या स्थित है, एक +Q आवेश इस गोले के केंद्र O पर स्थित है और इस गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। मतलब कोई बंद आकृति का पृष्ठ लीजिए जैसे कि एक गोला और उस गोले के भीतर क्या रख दीजिए, कोई आवेश रख दीजिए। अब हम इस गोले के पृष्ठ पर एक लघु अवयव ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं उसे दिखा दे रहा हूं कि गोले के पृष्ठ पर क्या हो गया, ये एक लघु अवयव हो गया और इस लघु अवयव का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस लघु अवयव के अभिलंबवत क्या होगा, बाहर की ओर। ये इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं, ये उसको जो क्षेत्रफल वेक्टर को dA से निरूपित कर रहे हैं और +Q आवेश के कारण इस गोले के जो पृष्ठ पर जो लघु अवयव स्थित है वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी, क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश बाहर की ओर। ये हो जाएगा आपका E की दिशा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई +Q आवेश है गोले के केंद्र पर स्थित है तो उससे जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो त्रिज्यतः बाहर की ओर निकलती हैं। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी, इसी क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश होगी। ठीक, इस प्रकार हो गया। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि लघु अवयव से निर्गत फ्लक्स, लघु अवयव से निर्गत फ्लक्स। तो लघु अवयव से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, लघु अवयव से निर्गत फ्लक्स भी लघु होगा, कम होगा, छोटा होगा। तो उसको लिखेंगे डी फाई बराबर E डॉट dA वेक्टर, E डॉट dA वेक्टर। तो E और A के बीच का कोण कितना है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। ठीक, तो उनके बीच का कोण 0 है, तो हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री। तो EDA cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस तरीके से EDA आ जाता है आपका डी फाई की वैल्यू। मतलब लघु अवयव से निर्गत फ्लक्स कितना है, E डॉट dA के बराबर है। ठीक, और आपको पता होगा कि +Q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये होता है। ठीक, अगर हम इसकी वैल्यू क्या कर दें, इसमें रख दें E की वैल्यू, तो हमें डी फाई क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू dA। ये इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Q/4πε0 और dA/r², ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया डी फाई। ठीक, इतना आ गया आपका, मतलब कि लघु अवयव से निर्गत फ्लक्स इतना हो गया। और चूंकि आपको पता होगा जैसे कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक, इतना आपको पता है। उसी तरीके से जो घन कोण, मतलब इस लघु अवयव के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित जो घन कोण होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा से। मतलब इस लघु अवयव के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा जो होता है उस लघु अवयव के क्षेत्रफल और गोले के त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि डी ओमेगा जो होता है dA/r² के बराबर होता है। तो इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बराबर Q/4πε0,
ये हो गया डी ओमेगा। ठीक, अब इस लघु अवयव के कारण जो निर्गत फ्लक्स इतना था, पूरे गोले से निर्गत फ्लक्स कितना है, तो यहां पर लिखेंगे पूरे गोले से निर्गत फ्लक्स। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे जो ये लघु अवयव से निर्गत फ्लक्स है उसका हम समाकलन कर देंगे, तो हमें पूरे गोले से निर्गत फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहां पर जो फाई होगा वो क्या होगा, डी फाई का समाकलन। ठीक, तो यहां पर हो गया ये, देखिए नियत पद क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत है इस दिए गए कंडीशन के लिए। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम समाकलन के चिन्ह के बाहर कर लिए और इसके बाद डी ओमेगा। अब देखिए कि इस लघु अवयव के द्वारा केंद्र पर अंतरित जो घन कोण है वो क्या है, डी ओमेगा है। तो पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, डी ओमेगा जो होगा उसका वो 4 पाई के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, मतलब पूरा गोला गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, 4 पाई। ठीक, तो इसका जब समाकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका समाकलन करने पर 4 पाई हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है और हमको Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है। तो इस प्रकार से फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हमें मिल जाता है, जो कि गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। तो मतलब कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, या चाहे कोई गोला हो, या किसी भी आकृति का कोई हो, जैसे ये गोला हो गया, ये घन हो गया, या किसी भी आकृति का ऐसे आप बना लीजिए, इसके भीतर जो कुल आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट होगा इन पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, आइए जान लेते हैं। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों का वह निकाय जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि दो आवेश जिनके परिमाण आपस में समान हैं लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, और उन आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब बहुत छोटी दूरी पर रख दिया जाए, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं दो आवेश, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, एक दूसरे से 2a दूरी पे रखे हुए हैं। अब इस आवेश प्लस क्यू का मध्य बिंदु से दूरी कितना है, a, और इस आवेश माइनस क्यू का मध्य बिंदु से दूरी कितना है, वो भी a है। ठीक, तो 2a दूरी हम क्यों लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसका कारण यह है कि जब हम आगे गणना करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में, तो वहां पर क्या होता है कि जो दूरियां हम नापते हैं वो मध्य बिंदु से नापते हैं। तो हमें वहां पर अगर हम मान लो पूरी दूरी को a ले लेते तो मध्य बिंदु से दूरी को हमें a/2 दिखाना होता, तो उससे वहां पर जो गणना या कैलकुलेशन है वो कठिन हो जाता है। इसीलिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a ले लेते हैं ताकि मध्य बिंदु से दूरी दोनों आवेशों की a हो जाए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, आइए जान लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समझ तो रहे ही होंगे कि मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसमें किसी एक आवेश का परिमाण और उन आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल क्या कहलाता है, एक नई राशि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसे स्मॉल p वेक्टर से निरूपित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो उसकी कोई दिशा होगी। तो हमें जैसा कि पता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धन आवेश से हमेशा ऋण आवेश की ओर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर हमेशा होती है। तो अगर हम इस चित्र में देखें और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को निरूपित करें तो देखिए ऋण आवेश ये है और धन आवेश ये है, तो हम यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की जो दिशा दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, इस तीर के अकॉर्डिंग, मतलब कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो विशेष बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे। पहली इस बिंदु है अच्छी स्थिति में और दूसरा बिंदु होगा निरक्षी स्थिति में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अच्छी स्थिति क्या होता है। अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, अच्छी स्थिति में। मतलब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार से जाएगी। अब इस रेखा पर कहीं भी कोई पॉइंट लो आप, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में है। और निरक्षी स्थिति क्या कहता है, निरक्षी स्थिति क्या होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर जो अभिलंबवत तल खींची जाएगी, उस तल के किसी भी, उस तल पर कोई भी पॉइंट ले लो, वो क्या कहलाएगा, निरक्षी स्थिति। बात क्लियर हो रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित तल पर कोई बिंदु है तो वो क्या कहलाएगा, निरक्षी स्थिति। तो सबसे पहले अच्छी स्थिति से शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं कि इसके अक्ष पर यहां पर क्या है, कोई बिंदु P है, यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, प्लस क्यू से दूर, यानी प्लस क्यू और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्लस क्यू से दूर। ठीक है, ये हो गया E, और यहां पर ये A पॉइंट है ना, तो इसलिए हम EA से दिखा दे रहे हैं इसको। ठीक, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, माइनस क्यू और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस क्यू की ओर। तो इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका EB हो जाएगा। और इसके बीच का कोण कितना है, थीटा, थीटा, और वो थीटा बराबर कितना यहां पर है, थीटा बराबर 180 है। तो दो सदिशों का जो आप रिजल्टेंट निकालते हो, परिणामी निकालते हो, वो सूत्र क्या कहता है आपका, R इज इक्वल टू करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB कास थीटा। ये कब पढ़े थे आप, क्लास 11th में। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हमें E नेट निकालना है, मतलब बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास कितना एंगल है, 180 डिग्री। ठीक, इस प्रकार से। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 E2, और इसका मान कितना होता है, ऋण 1। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर और माइनस, इससे माइनस 2E1 E2। ठीक, तो ये किसका सूत्र हो गया, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ, अब स्क्वायर से करड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो E नेट कितना आएगा आपका, E1 माइनस E2, इस प्रकार से आ जाएगा। तो बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी द्विध्रुव के कारण कितनी होगी, E1 माइनस E2 के। तो E1 क्या होगा, E1 क्या होगा, ये एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी। ठीक, तो ये कितनी हम मान लेते हैं कि बिंदु P से इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, उसको हम कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r से दिखा लेते हैं। ठीक, इस मध्य बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इस प्लस Q आवेश से यहां के बीच की दूरी कितनी होगी, ये A है, तो ये जो बची हुई दूरी होगी वो होगी R माइनस A के बराबर होगी, ये जो दूरी आएगी आपकी। तो यहां पर जो दूरी हो गई R माइनस A का होल स्क्वायर, इसको समीकरण 1 बना लिए। अब E2 क्या होगा आपका, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब इस माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, तो चूंकि ये दूरी r है, मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी r है और मध्य बिंदु से माइनस क्यू के बीच की दूरी a है, तो ये कुल दूरी जो आएगी यहां से यहां तक की वो r प्लस a के बराबर होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम इसमें रख देते हैं, तो ई नेट जो आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r माइनस a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम कॉमन क्या लग सकते हैं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो ये कॉमन लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर लें, यहाँ पर लसा लेकर के उसको हल करें, तो लसा लेकर के हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको आगे हल करते चलिए, तो जब आगे हल करते हैं तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आता है आपका, इसको तो हम खोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आता है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, और यहाँ पर ऋण चिन्ह के साथ कोष्टक में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक, कोष्टक बंद के बटे में कितना है आपका, देखिए ये है आपका r माइनस a और ये है आपका r प्लस a, तो ये फार्मूला हो गया ना a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये हो गया आपका r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर मिल गया। तो इसको आगे जब करते हैं तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाता है, इसको कोष्टक खोलिए, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, हाँ, माइनस r स्क्वायर फिर माइनस a स्क्वायर और ये प्लस 2ar बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाता है। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर से r स्क्वायर से कट जाता है, तो क्या मिलता है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या यहाँ बचता है 2ar जुड़ जाता है 4ar बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाता है। तो आपका जो ई नेट आता है वो क्या आता है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2q, और इसको क्या लिख लिए 2a, ठीक, और r बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए इसको फिर वापस सरल करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, q इंटू 2a, यही तो p है, द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण q इंटू 2a, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब हम यदि ये मान लें कि R जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, A की तुलना में, R का मान जो है A की तुलना में बहुत अधिक है, तो जो यहां पर A स्क्वायर होगा वो और भी छोटा होगा, तो A स्क्वायर का मान छोटा होगा, A स्क्वायर क्या होगा, अत्यधिक अल्प होगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, A स्क्वायर के मान को छोड़ देंगे। तो हमारा ये जो ये आपका जो सूत्र है, इस सूत्र में क्या हो जाएगा, इस सूत्र में हो जाएगा ई नेट जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई r स्क्वायर का स्क्वायर, A स्क्वायर के मान को छोड़ देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी राशि होगी, हाँ, तो इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, और ये क्या है आपका r पावर 4, एक r कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा r क्यूब। तो इस प्रकार से जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब के बराबर होगी। अब जो है निरक्षीय स्थिति में देखते हैं,
तो निरक्षी स्थिति के लिए ये क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है और ये उसका मध्य बिंदु है। उस पर मैंने क्या कर लिया, एक रेखा खींच लिया। अब इस रेखा पर कोई एक पॉइंट ले लिए तो ये निरक्षी स्थिति में पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को हम क्या कर लिए कि पहले मिला लेते हैं प्लस क्यू आवेश से, फिर मिला लेते हैं माइनस क्यू आवेश से। ठीक, अब मान लेते हैं कि मध्य बिंदु से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। तो हम उसको इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं कि वो दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक, तो अब ये दूरी स्मॉल आर है, ये स्मॉल ए है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से ये दूरी कितनी आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगी। ठीक, अब प्लस क्यू के कारण जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, प्लस क्यू को बिंदु इससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ये होगा आपका ई ए की दिशा, और ई बी की दिशा क्या होगी, ये माइनस क्यू है। ठीक, ई बी की दिशा क्या होगी, माइनस क्यू को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस क्यू की ओर, ये इस प्रकार से होगी। ये आपका ई बी की दिशा होगी। ठीक, ये इस प्रकार से हो जाएगी ई ए और ई बी की दिशा। अब यहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें ई ए और ई बी का क्या करना पड़ेगा, वियोजन करना पड़ेगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में। ठीक है, तो क्षैतिज मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा। तो इसी फिगर को हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि ये आपका जो हो गया ऊर्ध्वाधर हो गया रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो ई ए ये है आपका, और ई बी जो है वो इस तरीके से इस दिशा में है। ये आपका क्या है, ई बी। ठीक, और ये क्या है आपका, ई ए है। तो ये आपका थीटा यहां दिखाया गया है। इसका वियोजन करोगे तो जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो क्या आएगा आपका, ई ए साइन थीटा आएगा, और जो क्षैतिज घटक आएगा वो क्या आएगा आपका, ई ए कॉस थीटा आएगा। उसी तरीके से जब इसका वियोजन करोगे तो क्षैतिज घटक आपका ई बी कॉस थीटा के बराबर आएगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो कितना आएगा, ई बी साइन थीटा के बराबर आएगा। अब देखिए ई ए का मान कितना है, ई ए का परिमाण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और करड़ी। अब स्क्वायर करोगे तो करड़ी तो खत्म हो जाएगा। और ई बी कितना आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितनी दूरी है, सेम दूरी है, तो यहां पर भी वही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब देख रहे हो कि यहां पर कि ई ए का मान जो है ई बी के मान के बराबर है, तो इसलिए ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई नेट बिंदु पी पर, इसको पी मान लीजिए, वो क्या होगा, ई बी कास थीटा और ई ए कास थीटा के योग के बराबर। तो ई ए कास थीटा प्लस ई बी कास थीटा। तो आपको मैंने बता दिया कि ई ए और ई बी का मान क्या है, बराबर किसके, ई के मान लो। तो यहां से हो जाएगा 2e cos थीटा। कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा। तो 2 इंटू ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना है। और cos थीटा का मान क्या होगा, हम इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, a, और कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करड़ी में। तो करड़ी का मतलब क्या होता है, घाते में 1/2। तो इस प्रकार से ये आपका ए है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर घाते 3/2। ये क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। तो ई नेट कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर घाते 3/2। अब वही मान लेते हैं कि आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर के मान को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, एक बहुत छोटी राशि है तो उसका वर्ग और भी छोटी राशि होगी छोड़ देने पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान जब छोड़ते हो तो ई नेट क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर पर घाते 3/2। तो यही क्या आ जाता है, ई नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर, आपका 2 से 2 कट जाएगा क्यूब, तो आ जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। तो निरक्षीय स्थिति के लिए
आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा 1/4πε0 P/r³ होगा, और अच्छी स्थिति के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा वो 1/4πε0 2P/r³ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।